हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइज आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यू बनाओ। तो मैं आपको बता दूं गाइज, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यू है ना, वो इसी से ही रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आप वो वाले एमसीक्यू कर लेना, वो उसी से ही रिलेटेड है। और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बुक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारी बुक का नाम ये है। तो उसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आएगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आएगा, ठीक है। तो वो और ये दोनों सिमिलर है। आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन मैंने खुद से बुक से बनाए हैं। चैप्टर मैं बता दूं आपको, डिविडेंड पॉलिसीज एंड थ्योरीज। तो डिविडेंड पॉलिसी एंड थ्योरी के क्वेश्चंस आज हम करेंगे एमसीक्यू। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं गाइस, क्योंकि मैं हेल्पफुल वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होती हैं वो अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी बिजनेस इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड डैश फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो सभी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को क्या रिक्वायर्ड होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए? तो इसका आंसर है फंड्स, मतलब पैसा। हर बिजनेस इंस्टीट्यूशन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? फंड्स। तो इसका आंसर क्या है? फंड्स। Now question number 2, dash policy is formulated in order to establish a coordination between dividend and retained earnings। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है, is formulated in order to establish a coordination, जिसको जो है जो फॉर्मुलेट करती है, किस लिए? डिविडेंड और रिटेन अर्निंग्स में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। डिविडेंड का मतलब हमें पता है, जो हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं, है ना। और रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि ऐसी अर्निंग जो हम अपने बिजनेस में ही रिटेन यानी कि रखते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में, जैसे मान लो किसी भी इंस्टीट्यूशन, मतलब बिजनेस इंस्टीट्यूशन को एक साल का जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो अब उस प्रॉफिट का वो बिजनेस इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? या तो वो डिविडेंड में के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देगा शेयर होल्डर्स को, या फिर वो रिटेन यानी कि अपने बिजनेस में ही उसको रखेगा, कंपनी के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो इन दोनों में बैलेंस इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कौन सी पॉलिसी करती है? तो इसका आंसर है डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डिविडेंड पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है ताकि डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स में हम कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो इसका आंसर क्या है? डिविडेंड पॉलिसी। Now question number 3, if company retains more earnings in the business, the amount available for dividend to shareholder is dash। अब मान लो कंपनी क्या करती है, ज्यादा बिजनेस जो है, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, जो रिटेन है करके रखती है अपने पास, रिटेन अर्निंग्स यानी कि अपनी रिटेन अर्निंग्स को ज्यादा रखती है, यानी कि प्रॉफिट को ज्यादा रखती है अपने बिजनेस में। तो इससे डिविडेंड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हम शेयर होल्डर्स को पे करते हैं? तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो जितना भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से हमने ज्यादा हिस्सा जो है अपने बिजनेस में ही रिटेन रहने ही दिया, तो शेयर होल्डर्स को देने के लिए कम बचेगा। इसका आंसर है रिड्यूस। जो डिविडेंड है, वो अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो जो हमें शेयर होल्डर्स को पे करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the part of business profit which is distributed among the shareholder is termed as dash। अब बिजनेस प्रॉफिट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो आंसर आपको पता ही है, डिविडेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एज अ रिटर्न ऑन देयर डैश। अब हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड क्यों देते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि डिविडेंड हम क्यों देते हैं? एज अ रिटर्न ऑन देयर डैश, मतलब एक रिटर्न के तौर पे देते हैं। किस चीज का रिटर्न? उनकी इन्वेस्टमेंट का। तो इसका आंसर है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम उस इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है। तो इसका आंसर क्या है? इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट रेगुलर डैश फ्रॉम द कंपनी देन दे मे नॉट इन्वेस्ट इट इन फ्यूचर। मतलब अगर शेयर होल्डर को लगातार क्या नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा अगर वो रेगुलर वो चीज प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो दे मे नॉट इन्वेस्ट इट इन द फ्यूचर, मतलब उस कंपनी में वो दोबारा फिर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है हमारा डिविडेंड। अगर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रेगुलर नहीं मिला तो शेयर होल्डर्स फिर उस कंपनी में फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स को भी चाहिए डिविडेंड रेगुलर, है ना। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज वन ऑफ द एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वन ऑफ द डैश एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है फर्म की वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कौन सा एरिया माना गया है, तो इसका आंसर है क्रूशियल एरिया ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका आंसर है क्रूशियल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू डैश अप्रोच। अब कौन सी ऐसी अप्रोच है जिसके अनुसार कंपनी शुड रिटेन इट्स प्रॉफिट, कंपनी जो है अपना प्रॉफिट जो है वो रिटेन उसको करना चाहिए आफ्टर टैक्स इन द कंपनी। अब डिविडेंड पॉलिसी में हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, एक थी हमारी लॉन्ग टर्म अप्रोच, एक थी शॉर्ट टर्म अप्रोच, जैसे कि आपने डिविडेंड पॉलिसी वाली वीडियो देखी होगी मेरी। तो अब इसमें क्या था कि अब ऐसी कौन सी अप्रोच है, यानी कि क्या वो अप्रोच लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, यानी कि कौन सी अप्रोच के अनुसार कंपनी को जो प्रॉफिट है वो अपने बिजनेस में ही रखना चाहिए रिटेन करके आफ्टर टैक्स। तो ये है हमारी लॉन्ग टर्म अप्रोच। जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है ना वो हमसे ये बोलती है कि आपको अपना प्रॉफिट जो है का ज्यादा हिस्सा अपने जो है कंपनी में रखना चाहिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सम कंपनीज पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ असेट्स और प्रॉपर्टी नॉट इन कैश। अब कुछ कंपनी क्या करती है, डिविडेंड पे तो करती है लेकिन किस फॉर्म में, असेट्स या फिर प्रॉपर्टी की फॉर्म में, नॉट इन कैश, कैश की फॉर्म में नहीं करती है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा प्रॉपर्टी डिविडेंड। क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सम कंपनीज पे डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट और प्रोमिसरी नोट, सच डिविडेंड इज कॉल्ड। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि डिविडेंड पे करती है लेकिन सर्टिफिकेट और प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता है, स्क्रिप डिविडेंड। क्या कहलाता है, स्क्रिप डिविडेंड, SCRIP, स्क्रिप। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए कंपनी पेज डिविडेंड इन मोर देन वन फॉर्म इट इज कॉल्ड। अब कंपनी डिविडेंड तो पे कर रही है लेकिन एक से ज्यादा फॉर्म में, यानी कि कैश भी दे रही होगी या फिर कोई एसेट या प्रॉपर्टी के रूप में भी दे रही होगी या प्रोमिसरी नोट के रूप में भी दे रही होगी, मतलब एक फॉर्म में नहीं दे रही, कई फॉर्म में दे रही है, तो ये क्या कहलाता है, कंपोजिट डिविडेंड। क्या कहलाएगा, कंपोजिट डिविडेंड। Now question number 12, dash dividend policy refers to the policy under which a firm pays a constant percentage of net earnings as dividend to the shareholders। अब ये क्या कह रहा है कि ये कौन सी डिविडेंड पॉलिसी है। अब डिविडेंड पॉलिसी के भी काफी सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि ये कौन सी डिविडेंड पॉलिसी है जिसका मतलब कि विच अ फर्म पेज, जिसमें जो फर्म है ना वो क्या पे करती है, कांस्टेंट परसेंटेज, यानी कि लगातार एक ही परसेंटेज। मान लो फॉर एग्जांपल 10% वो दे रही है तो 10% क्या होगी, वो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट परसेंटेज के रूप में देती है ऑफ नेट अर्निंग्स एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। मतलब मान लो मैंने किसी कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैं हुई शेयर होल्डर, अब मुझे वो कंपनी जो है ना सेम रेट पे डिविडेंड पे कर रही है, कांस्टेंट वही परसेंटेज है, वही रेट है, तो ये कहलाती है हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल यानी कि स्टेबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, स्टेबल है, ये कहलाती है हमारी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसका आंसर है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डैश पॉलिसी स्टेट्स दैट द शेयर होल्डर शुड बी एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड्स ओनली व्हेन अर्निंग्स एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म सो अलाउज। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है that the shareholder should be entitled to the dividend only when earning and liquidity position of the firm's owners। अब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि फर्म की लिक्विडिटी है ना और फर्म की जो अर्निंग्स है
पर डिपेंड करता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि जो है डिविडेंड किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये हमारी पॉलिसी है इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। इर्रेगुलर यानी कि रेगुलर जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिल रहा है। अगर फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उस तरीके से डिविडेंड मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। नाउ अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, डैश मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉडल, चलो ठीक है पहले क्वेश्चन करते हैं। डैश मॉडल सपोर्ट्स द डॉक्ट्रिन दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म। अब यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो सपोर्ट करता है द डॉक्ट्रिन, किस सिद्धांत को सपोर्ट करता है, डॉक्ट्रिन को, दैट द डिविडेंड पॉलिसी इज रेलेवेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द फर्म, की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो रेलेवेंट है फॉर द वैल्यू ऑफ फर्म। तो ये हमारा आंसर है वोल्टर्स। वोल्टर्स मॉडल जो है वो सपोर्ट करता है इस सिद्धांत को कि जो डिविडेंड पॉलिसी है यानी कि वो बहुत जरूरी है एक फर्म के लिए बनाना, है ना। डिविडेंड पॉलिसी बहुत जरूरी है। वोल्टर्स मॉडल हमें कहता है, WALTER, वोल्टर। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द डैश मॉडल एज्यूम्स। अब एक मॉडल है, वो ये मान के चलता है दैट द फर्म्स रेट ऑफ रिटर्न एंड इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर कांस्टेंट। अब ये जो मॉडल है वो ये अज्यूम करके चलता है कि जो फर्म का रेट ऑफ रिटर्न है वो और फर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका आंसर भी वोल्टर्स है। वोल्टर्स मॉडल जो है ये अज्यूम करके चलता है कि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, डैश मॉडल इज अनदर थ्योरी which contends that dividend policy is relevant for the value of the firm। अब एक और मॉडल है जो दूसरा मॉडल है, वो भी यही बात कह रहा है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है इज रेलेवेंट फॉर द फर्म, वो रेलेवेंट है फर्म के लिए। तो इसका आंसर है गॉर्डन्स मॉडल भी है, ठीक है। अब हमारे दो टाइप के मॉडल हो गए, वोल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, यानी कि GORDON, गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन मॉडल भी यही कहता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि गॉर्डन्स मॉडल ऑफ डिविडेंड रेलेवेंस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डैश। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि गॉर्डन मॉडल ऑफ डिविडेंड जो है ना वो क्या ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है और भी, तो उसको बोला जाता है बर्ड इन द हैंड अप्रोच। तो अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछ सकते हैं कि जो गॉर्डन मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो बर्ड इन द हैंड अप्रोच, ठीक है, हमें याद रखना है बर्ड इन द हैंड अप्रोच। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इज प्रोवाइडेड बाय डैश एंड डैश। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरी है इन सपोर्ट ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, जो है डिविडेंड, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड यानी कि इररेलेवेंस को सपोर्ट करती है एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। और ये जो थ्योरी है ये किसके द्वारा प्रोवाइड की गई है, डैश एंड डैश। तो इसका आंसर है मोदीगिलानी एंड मिलर। मोदीगिलानी एंड मिलर के द्वारा ये अप्रोच जो है प्रोवाइड कराई गई है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश अप्रोच। अब इस अप्रोच के अनुसार इफ ए फर्म हैज सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर एक फर्म के पास सफिशिएंट यानी कि काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो इट विल नॉट पे डिविडेंड, वो डिविडेंड पे नहीं करेगी, एंड रिटेन द अर्निंग्स टू फाइनेंस देम एंड, ठीक है। तो अब मान लो किसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई, ठीक है, काफी अच्छी सफिशिएंट, तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड पे नहीं करेगी। कंपनी जो है वो पैसा, प्रॉफिट का पैसा बिजनेस में ही रिटेन रखेगी, और जिससे कि क्या होगा, कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये कौन सी अप्रोच हमसे कहती है, MM अप्रोच, यानी कि मोदीगिलानी और मिलर अप्रोच। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था मोदीगिलानी और मिलर अप्रोच का, तो हमने क्या पढ़ा था कि इररेलेवेंस को सपोर्ट करती है, यानी कि डिविडेंड, जो वोल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल वो क्या करते हैं, सपोर्ट किसको करते हैं कि हाँ भाई रेगुलर डिविडेंड दो, डिविडेंड पॉलिसी जो है वो जरूरी है। ये लेकिन क्या है, इररेलेवेंस को सपोर्ट करती है।
आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। और थैंक यू सो मच।